अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल में आप सबका वेलकम है जी। कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल पर हम लोग कंप्यूटर की टर्म्स की वर्किंग के बारे में देख रहे हैं कि कंप्यूटर के अंदर कुछ टर्म्स होती हैं जो वर्क किस तरह से करती हैं। हम लोगों ने इस चैनल पर बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड किए हैं, जिसमें इफ़ सेकेंड ईयर की आईटी सीरीज़ की बुक से हम लोगों ने इफ़ स्टेटमेंट वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें सारी स्टेटमेंट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है, उसका सिंटैक्स, फ्लो चार्ट, इफ़ एल्स, मल्टीपल इफ़ एल्स, नेस्टेड इफ़, और इनको प्रोग्रामिंग के थ्रू भी करके देखा। हम लोगों ने, चूँकि हमें रिक्वेस्ट आ रही थी, इसीलिए हम लोगों ने लूप्स वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया लास्ट लेक्चर्स में वाइल लूप, डू वाइल लूप, ठीक है, उनको प्रोग्रामिंग, सिंटैक्स और फ्लो चार्ट के थ्रू भी हम लोगों ने करके देखा। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है फॉर लूप के बारे में। इसमें हम लोग थ्रेटिकली देखेंगे कि फॉर लूप जो होता है वो वर्क किस तरह से करता है, ठीक है, उसका सिंटैक्स और उसको फ्लो चार्ट के थ्रू भी करके देखेंगे, उसकी एग्जांपल्स भी करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट अपलोड होने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको हमारे पढ़ाने का मेथड अच्छा लगे, हमारी वीडियो अच्छी लगे, नोट्स अच्छे लगे, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। फॉर लूप क्या होती है, फॉर लूप की वर्किंग के बारे में हम लोग देखते हैं कि फॉर लूप किस तरह से वर्क करती है। फॉर लूप एग्जीक्यूट्स वन और मोर स्टेटमेंट्स फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। जो फॉर लूप होता है वो आपके स्टेटमेंट्स को स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स के लिए एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ होती है। दिस लूप इज़ आल्सो कॉल्ड द काउंटर कंट्रोल्ड लूप, ठीक है। ये हमारा जो काउंटर होता है ना, उसको यानी हमारी जो काउंटिंग होती है ना, जितने भी हम लोगों ने स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स के लिए एग्जीक्यूट करवाना होता है, तो ये इसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है लूप। इट इज़ द मोस्ट फ्लेक्सिबल लूप, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल लूप होता है। उसकी वजह क्या है कि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप लोग जब चाहें इसके अंदर नंबर ऑफ आइट्रेशंस को चेंज कर सकते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड लूप बाय द प्रोग्रामर, ठीक है। यही वजह है कि ये मोस्टली जो होता है वो प्रोग्रामर के थ्रू लूप यूज़ किया जाता है। बेसिकली मुझे भी ये फॉर लूप जो है वो जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको स्टार्ट किया था ना, लूप वाला चैप्टर, खुद अपनी स्टडी में, तो मुझे भी ये फॉर लूप वाला आसान ही लगा था। तो इसीलिए आसान लगा था क्योंकि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम लोग इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। तो यही वजह होती है कि जो बहुत सारे प्रोग्रामर्स होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद फॉर लूप जो होती है ये एक टाइप होती है लूप की। उसके बाद हम लोग इसका सिंटैक्स देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि फॉर हमारे पास एक कीवर्ड होता है। अच्छा, कीवर्ड के बारे में मैंने बताया हुआ है। कीवर्ड जो होते हैं वो रिजर्व्ड वर्ड होते हैं। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपके बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, यानी प्रोग्रामर के थ्रू ये हमारी लैंग्वेज जो होती है उसने बाय डिफ़ॉल्ट इनको डिफ़ाइन किया हुआ होता है, ठीक है। ये फॉर जो होता है, ये कीवर्ड जो होते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। तो आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी। अगर आपने कैपिटल लेटर्स में ये लिख लिया, चाहे हमारी C++ लैंग्वेज केस सेंसिटिव भी है, लेकिन फिर भी ये एरर शो कर देता है। फॉर इनिशियलाइजेशन, सेमीकॉलन एंड सेमीकॉलन के साथ उसके बाद कंडीशन, फिर सेमीकॉलन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। मीन टू से यहाँ पर हमारे जो होते हैं वो ऑपरेटर्स लगाए जाते हैं कि हम लोगों ने इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारी जो होती है वो कंडीशन चेक की जाती है कि इक्वल है, लेस है, ग्रेटर है, ठीक है। और यहाँ पर इनिशियलाइज किया जाता है कि जो भी हम लोगों ने वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करवाया है ना, तो उस वेरिएबल को हम लोगों ने कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज कर देनी है, यानी उसको वैल्यू असाइन कर देनी है। मीन टू से आप लोग चाहें तो वेरिएबल को यहीं पर डिक्लेयर भी करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने कहीं और डिक्लेयर करवाना प्रोग्राम के अंदर तो वो भी करवा सकते हैं। यहाँ पर मैं डिक्लेयर भी करवा रही हूँ और साथ में मैं उसको कोई भी वैल्यू भी असाइन कर रही हूँ। मीन टू से यहाँ पर मैंने इंट एन, यानी इंटीजर डाटा टाइप है, उसके अंदर मैंने एक एन वेरिएबल लिया है और उसको वैल्यू मैंने 2 असाइन कर दिया। तो इसको कहते हैं हम लोग इनिशियलाइजेशन। द वैल्यू, जब वैल्यू आप लोगों ने असाइन कर देनी होती है ना एट द टाइम ऑफ द डिक्लेरेशन, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो हमारी इनिशियलाइजेशन है। उसके बाद आप लोगों ने कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और अंदर आप लोगों ने स्टेटमेंट्स लिखनी होती हैं। चाहे आप लोग एक स्टेटमेंट लिखो तो कर्ली ब्रैकेट नहीं आएगी, लेकिन अगर आप लोग एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स लिखो तो आपकी कर्ली ब्रैकेट के अंदर आएगा। कर्ली ब्रैकेट के अंदर कंपाउंड स्टेटमेंट्स को लिखने की वजह ये होती है कि अगर आप लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट्स को नहीं ना लिखते हो तो जो हमारा टर्बो C++ के अंदर कंपाइलर होता है वो आपका एरर शो कर देता है, क्योंकि वो ये समझता है कि इसने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया तो मैंने सिर्फ एक ही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, जिसकी वजह से वो एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद बाकी सारी जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं उनको स्किप कर जाता है। दैट इज़ वाई कि अगर आप लोग सारी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो तो आपको उनको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना पड़ता है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि फॉर जो लूप है उसके फ्लो चार्ट के थ्रू हम लोग करते हैं। फॉर लूप के अंदर ये देखिए आप लोगों ने सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करनी होती है, जो अभी मैंने बताया कि वेरिएबल को एट द टाइम ऑफ द डिक्लेरेशन असाइन की जाती है कोई भी वैल्यू, ठीक है।
तो यहाँ पर इनिशियलाइजेशन के बाद आपकी कंडीशन चेक होगी। कंडीशन चेक होने के बाद अगर आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू है तो आप लोग लूप बॉडी के अंदर मूव कर जाते हो, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू है देन आप लोग लूप बॉडी के अंदर जाते हो। उसके बाद लूप बॉडी के अंदर जाने के बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं उनको आपने एग्जीक्यूट करवाया। स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाने के बाद आप लूप बॉडी से आगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो होते हैं उनके पास चले जाते हो। यहाँ पर आपने वैल्यू के अंदर जो भी आप लोगों के वेरिएबल होता है उस वेरिएबल की वैल्यू के अंदर आपने या तो इंक्रीमेंट लगाना होता है। इंक्रीमेंट आपको पता है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग मेरा लेक्चर देख सकते हो जिसमें मैंने डिटेल से डिस्क्राइब किया हुआ है कि जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो आपकी वैल्यू के अंदर एक का इंक्रीमेंट लगा देता है। उसके आगे 2 फॉर्म्स होती हैं, पोस्ट फिक्स प्री फिक्स, वो किस तरह से वर्क करता है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी बिल्कुल ऐसे ही होता है लेकिन वो आपकी वैल्यू के अंदर डिक्रीज कर देता है एक वैल्यू का, ठीक है। तो आप लोग मेरा वो लेक्चर देख सकते हो। यहाँ पर लूप बॉडी के अंदर जाने के बाद आप लोगों की एक स्टेटमेंट होती है जिसमें आप लोग या तो इंक्रीमेंट लगा रहे हो तो या तो डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट लगाने के बाद आपके पास जो वेरिएबल होता है ना उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। उसके बाद आप दोबारा से आप लोग यहाँ पर आते हो कंडीशन के पास। अच्छा याद रखना, एक दफ़ा आप लोगों ने यहाँ पर जाना है, उसके बाद आप लोगों ने इनिशियलाइजेशन पार्ट की तरफ नहीं जाना है, आपने सीधा ही कंडीशन वाले पार्ट की तरफ मूव कर जाना है, ठीक है। कंडीशन वाले पार्ट की तरफ मूव किया, यहाँ से दोबारा से आपकी कंडीशन चेक हुई, ट्रू हुई, लूप बॉडी की तरफ गया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा, उसके बाद दोबारा से कंडीशन की तरफ। इनिशियलाइजेशन वाला जो पार्ट होता है ना वो आपका सिर्फ वंस एग्जीक्यूट होना है, ठीक है, 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद आपने दोबारा से कंडीशन चेक की, उस वक्त तक अमल जारी रहता है जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहती है। लेकिन जैसे ही आपकी कंडीशन जो होती है वो फॉल्स हो जाती है देन आपका जो कंट्रोलर होता है वो टर्मिनेट कर जाता है लूप बॉडी से बाहर, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट है जिसमें कंडीशन इनिशियलाइजेशन एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कंडीशन चेक होती रहती है। जब आपकी कंडीशन ट्रू होती है लूप बॉडी की तरफ जाता है, उसको एग्जीक्यूट करवाने के बाद उसके अंदर एक स्टेटमेंट होती है जिसमें आपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया होता है। वो करवाने के बाद वैल्यू ऑफ वेरिएबल चेंज हो जाती है जिसकी वजह से दोबारा से कंडीशन चेक होगी और लूप बॉडी की तरफ जाएगा। अदरवाइज अगर आपकी कंडीशन वहीं पर फॉल्स हो जाती है देन वो टर्मिनेशन पॉइंट की तरफ चला जाएगा। ये फ्लो चार्ट है जी। उसके बाद हम लोग देखते हैं जी फॉर लूप जो है उसकी एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर लूप के अंदर हम लोगों ने डिस्प्ले करवाना है जी 1 to 5 काउंटिंग को, ठीक है। हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h एंड void main। मैंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ के बारे में बताया हुआ है कि स्टार्टिंग ऑफ प्रोग्राम क्या होता है, ठीक है। इंक्लूड हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, iostream हमारे पास होती है जी हेडर फाइल नेम, .h हमारे पास होती है एक्सटेंशन, ठीक है। हेडर फाइल आप लोग चाहे ये भी हेडर फाइल होती है conio.h, आप लोग जितनी चाहें हेडर फाइल को यूज़ कर सकते हैं एक प्रोग्राम के अंदर, लेकिन वो टोटली डिपेंड कर रहा होता है आपके उन फंक्शंस पर जो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं आपकी मेन बॉडी के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है जी वॉइड एक रिटर्न टाइप होती है। ये एक ऐसी रिटर्न टाइप होती है जो नल रिटर्न कर रही होती है। और मेन हमारे पास होता है जी मेन फंक्शन, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टेटमेंट्स, ठीक है, जो हमारी एग्जीक्यूशन के लिए हमारे प्रोग्राम की बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट के साथ हम लोग लूप की बॉडी को स्टार्ट करते हैं। क्लियर स्क्रीन एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपकी स्क्रीन को क्लियर आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फॉर इंट n इज़ इक्वल टू 1, वहीं पर मैंने डिक्लेयर भी करवाया यानी डाटा टाइप इंट देकर, और वहीं पर मैंने उसको इनिशियलाइज भी करवाया 1 वैल्यू से, क्योंकि हम लोगों ने 1 to 5 को डिस्प्ले करवाना है तो इसलिए इनिशियलाइज 1 से करवाया है मैंने। n लेस दैन इक्वल है 5, ये उस वक्त तक चले जब तक वैल्यू जो है वो लेस दैन इक्वल 5 नहीं रहती है, 5 रहती है। उसके बाद n++ है जी, ठीक है। ये आपने इंक्रीमेंट लगाते जाना और आगे चलते जाना। तो स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ पर आप लोग देखें कि इंट n इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। कंडीशन चेक होगी, 1 जो है वो लेस देन इक्वल है 5 के। हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू हो गई जिसकी वजह से हमारा कंट्रोलर जो होता है वो इसकी तरफ मूव कर जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर देखें कि डबल कोट्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, n इज़ इक्वल टू, वो एज इट इज़ आप लोगों का स्क्रीन पर शो हो जाता है। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जो कुछ भी आप लोगों ने डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है एज इट इज़ आप लोगों का स्क्रीन पर शो हो जाता है। n इज़ इक्वल टू, ठीक है, n में जो कुछ पड़ा n की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। यहाँ पर 1 प्रिंट हो जाएगा। एंड लाइन एग्जीक्यूट होगा तो कर्सर जो यहाँ पर था यहाँ पर मूव कर जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग दोबारा से यहाँ पर आएंगे, इंक्रीमेंट लगेगा। पहले n की वैल्यू थी 1, 1 + 1 हुई 2, 2 लेस देन इक्वल है 5, कंडीशन चेक हुई, ट्रू हुई, जिसकी वजह से दोबारा से स्टेटमेंट की तरफ आ गया। n इज़ इक्वल टू, n में जो कुछ पड़ा, अब आप लोगों ने n की न्यू वैल्यू को यूज़ करना है जो इंक्रीमेंट लगने के बाद हुई है, ठीक है। पहले 1 थी, अब इंक्रीमेंट लगने के बाद वो 2 हो गई, तो यहाँ पर आप लोग 2 प्रिंट करवा दो। उसके बाद फिर एंड लाइन की वजह से आपका जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पर मूव कर जाएगा।
यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आप लोग देखें यहाँ पर 2+1 यानी इंक्रीमेंट लगेगा एन की न्यू वैल्यू के अंदर जो 2 थी, अब 2+1 यानी 3, 3 लेस देन इक्वल है 5 के, हमारी कंडीशन ट्रू हुई। लेस देन है 5 के, इक्वल नहीं होता लेकिन लेस देन तो है। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि दोनों कंडीशंस में से कोई एक भी ट्रू हो जाती है तो इसका मतलब यही है कि आपकी वैल्यू जो है वो आपकी कंडीशन ट्रू है। अब 3 लेस देन होता है 5 के, कंडीशन ट्रू हुई। यहाँ पर आएगा n इज़ इक्वल टू, एन में जो कुछ पड़ा n की न्यू वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है। उसके बाद एंड लाइन की वजह से आपका कर्सर यहाँ पर आ जाएगा, दोबारा से यहाँ पर जाएगा। अब 2 वैल्यू थी, 3 वैल्यू थी, 3+1 इंक्रीमेंट लगा तो यहाँ पर हो गई जी 4 लेस देन इक्वल है 5, कंडीशन ट्रू हुई। लेस देन होता है 5 से, यहाँ पर आएगा n इज़ इक्वल टू, n में जो कुछ पड़ा n की न्यू वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है। इंक्रीमेंट लगने के जो बाद आती है वही हम लोग यूज़ करते हैं जो न्यू वाली होती है। एंड लाइन की वजह से कर्सर यहाँ पर आएगा, दोबारा से जाएगा यहाँ पर, ये देखें 3+1 हुई थी 4 हो गई थी, अब 4+1 4+1 अब 5 हो गई। यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा, 5 लेस देन इक्वल है 5 के, कंडीशन ट्रू हुई। इक्वल है लेकिन लेस देन नहीं है, तो 5 अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो इसका मतलब यही है कि आपकी कंडीशन ट्रू है, ठीक है। अब 5 लेस इक्वल होता है 5 के, कंडीशन ट्रू हुई। यहाँ पर आएगा n इज़ इक्वल टू, ठीक है। n की न्यू वैल्यू कौन सी है जी 5, यहाँ पर इसको प्रिंट करवा दिया। एंड लाइन की वजह से कर्सर यहाँ पर मूव कर जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखें n की वैल्यू जो न्यू थी वो कौन सी थी 5 के अंदर इंक्रीमेंट लगेगा 5+1 6 हो गई। अब यहाँ पर आएगा 6 लेस देन इक्वल है 5 के, कंडीशन चेक हुई, ना तो लेस देन है और ना ही इक्वल है 5 के 6 वाला, ठीक है। तो 6 हमेशा ग्रेटर देन होता है 5 के, ना तो लेस होता है ना ही इक्वल होता है। कंडीशन हमारी ट्रू फॉल्स हो गई, जिसकी वजह से अब हमारा जो कंट्रोलर है वो यहाँ पर इस स्टेटमेंट की तरफ आने की बजाय नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चला जाएगा, इसको स्किप करते हुए। ये उस वक्त एग्जीक्यूट होगा जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी। अब चूंकि 6 लेस देन और इक्वल नहीं होता 5 की, कंडीशन हुई फॉल्स, गेट फंक्शन की तरफ आ जाएगा। गेट एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपके आउटपुट को स्क्रीन पर जितनी देर आप चाहे रखने के लिए यूज़ होता है। कर्ली ब्रैकेट एंड के साथ आपका प्रोग्राम एंड होता है। ये थी एग्जांपल ऑफ फॉर लूप, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि फॉर लूप क्या होता है, फिर उसका सिंटैक्स देखा जो कंपाउंड स्टेटमेंट्स के लिए होता है, फ्लो चार्ट के थ्रू हम लोगों ने देखा कि वो किस तरह से वर्क करती है, और उसका एक एग्जांपल जो प्रोग्राम के अंदर थी वो लेकर हम लोगों ने देखा कि फॉर लूप किस तरह से वर्क कर रही है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारे पढ़ाने का मेथड अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट अपलोड होने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको रिसीव होते रहें। नेक्स्ट इंशाल्लाह फॉर लूप के एक और प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।